साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच आया हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक ज़बरदस्त मॉडल पेपर के साथ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि पता नहीं कब एकाएक आपके एग्ज़ाम का ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, आप लोग इस गलतफहमी में कतई ना रहें कि आपको पहले नोटिस मिलेगा, नोटिस के बाद आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसे ही आपका नोटिस आएगा उसके तुरंत बाद आपकी जो है एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। और आप लोगों को जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो मौका मिला है, आप इसको अपने गवाएं नहीं। ठीक है, इसको आप अपनी वर्दी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ज़रूर अपनी पूरी और ऊर्जा को इसमें लगाएं। ठीक है, तो आपके लिए हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियोज़ यदि अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी करते जाएं, साथ ही साथ अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट अंदाज में कवर करते हैं हम आज अपना ये जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी और जीके जीएस का पोर्शन है, उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं विथ फैक्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर ये जो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन ए में अवधि जो है कह रहे पूर्वी हिंदी है, बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी कह रहे कि पूर्वी हिंदी है, ये गलत है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी की, किसकी, बिहारी हिंदी की बोली है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इसमें गलत दिया गया है। दूसरा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो आएगा अंकी बिंदी है जिस पे, तो संतान आएगा, फिर शकल और सक्षम। ठीक है, जो आपका छा है वो का और शा का क्या है, संयुक्ताक्षर है, इसलिए ये पहले सक्षम आएगा, बाद में सचल आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप है। अजस्र का कह रहे हैं कि शुद्ध रूप क्या है, तो अजस्र का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अजस्र। क्या होता है, अजस्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजस्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है इसमें, तो मक्षिका जो यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा किसका, मक्खी का। ठीक है, मक्षिका किसका होता है, मक्खी का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मक्खी। ठीक है, मछली का जो होता है, मछली का होता है तत्सम, वो मत्स्य होता है। ठीक है, क्या होता है, मत्स्य होता है मछली का। और मच्छर का जो होता है वो होता है मशक। मच्छर का क्या होता है, मशक होता है। मिट्टी का तत्सम होता है मृतिका। क्या होता है, मृतिका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा वर्ग शुद्ध है इसमें से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें, घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सभी किसके, ये घर के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो बी नंबर दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है कि कौन सा गलत युग्म है। यहाँ पर ये जो युग्म दिया है ये विलोम शब्दों का युग्म दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। मूक, मूक का जो विलोम होता है वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का जो विलोम होता है वो अनैश्वर्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं छली का वही रंग, छली का जो कह रहे हैं यहाँ पर वही रंग, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वही रंग जो होता है वो किसका होता है, वही रंग विलोम होता है अंतरंग का। किसका, अंतरंग का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही है। नेक्स्ट है
कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु और जो अविनाशी है ये हमारे किसके हैं? ये हमारे अच्युत शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं? अच्युत के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना 8वां प्रश्न। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? कह रहे कि तरंग और तुरंग। तरंग मतलब लहर होता, तुरंग मतलब घोड़ा, ये तो सही है। पथ मीन्स रास्ता और पथ्य मत स्वास्थ्य प्रद आहार। तरणी और तरुणी, तो यहाँ पर जो तरणी दिया गया है इसका अर्थ होता है नाव और तरुणी का अर्थ होता है युवती। इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर दिए हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तरणी का होना चाहिए क्या? तरणी का जो होगा वो होगा हमारा तारण करने वाली, यानी जो पार लगाती वो नाव है, और तरुणी जो है वो युवती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न है आधी रात का समय। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? तो जी यहाँ पर सरबरी, विभावरी, निशा, निशीत, ये सारे जो हैं किसके? रात्रि के पर्यायवाची यहाँ पर दिए हैं। लेकिन जो आधी रात है, आधी रात के समय को हम लोग कहते हैं क्या? निशीथ। निशीथ कहते हैं इसको। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो हम लोग तंद्रालु का विच्छेद करते हैं यहाँ पर। तंद्रालु का जो संधि विच्छेद होता है वो तंद्रा प्लस क्या हो जाएगा? लू। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है हो गया वो हमें स्पष्ट निकल के आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यय वो शब्द हैं जो किसी भी प्रत्यय वो वर्ण होते हैं जो किसी भी शब्द में पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पा यानी प्रत मीन्स पीछे, उपसर्ग आगे। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द। ठीक है, तो छाया शब्द स्वयं एक अपने आप में क्या है? बहुवचन है। इसका बहुवचन छाया ही होता है। क्या होता है? छाया का बहुवचन सदैव छाया होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य है? हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं जो है ये नेगेटिव सेंस जो है सेंटेंस हो जाता है, यानी निषेधात्मक वाच्य नहीं जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कौन सा? निषेधवाचक वाक्य होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? तो दही का हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो दही को जैसे मैंने आज दही खाया बोलेंगे हम, ये तो नहीं बोलेंगे मैंने आज दही खाई। ठीक, तो क्या होगा? दही जो है वो यहाँ पर पुल्लिंग निकल के आता है। ठीक है, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो दही कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहे इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है इनमें से? तो क्रोधी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब ऐसी संज्ञा जिनमें कोई भाव निकल के आता है। तो भाव जो यहाँ पर वो है चिंता। ठीक है, चिंता क्या है? एक भाव है कि हमें कल की चिंता सता रही है, यानी अंदर से एक चिंता जो है वो क्या है? भाव है हमारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। कारक बताना है, किसको भगाया? डाकुओं को। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को। फिर कह रहे कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही मतलब वर्तमान में हो रही है, तो ऐसी क्रिया के लिए हम कहेंगे सामान्य वर्तमान। ठीक है, कैसी? सामान्य वर्तमान क्रिया होगी। ठीक, और जो अभी चल रही है वो होगी अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, और संदिग्ध भूत ऐसा मतलब कि ऐसी क्रिया जिसमें जो क्रिया हुई है मतलब भूतकाल में हुई है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्रिया हमारी संदिग्ध भूतकाल होती है। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? ठीक है, भाववाच्य में हमारा क्या हो जाता है? नहीं जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब एक निषेधात्मक यहाँ पर वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए, रोगी से
चला नहीं जाता, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये उसका हो जाएगा क्या, भाववाच्य। फिर कह रहे अफसोस में नहीं जा सका। अफसोस जो रेखांकित शब्द है कि अव्यय का प्रकार बताइए कि ये कैसा अव्यय है। तो अफसोस, और यहाँ पर हमें ये आश्चर्य जो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अफसोस जो हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आश्चर्य सूचक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अफसोस हुआ या ऐसे शब्द होते हैं आह त्राही व्राही, तो ये हमारा यहाँ पर अफसोस कब होता है, किसी चीज़ को जब शोक होता है। ठीक है, तब हमें अफसोस होता है। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो देखते हैं, वहना यहाँ पर क्या है, बह रही जो है वो क्रिया है। कैसी बह रही है, धीरे धीरे, यानी हवा धीरे धीरे बह रही है। इसमें तो जो क्रिया की विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। ये संधि का प्रश्न है कि अछोहणी का संधि विच्छेद क्या होगा। अछोहणी का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर ये आ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या होना चाहिए। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें कि अछोहणी का जो संधि विच्छेद होता है वो अक्ष प्लस ऊहनी होती है। क्या होता है, अक्ष प्लस ऊहनी। राइट आंसर यहाँ से हमारा निकल रहा है बी। ठीक है, अक्ष प्लस ऊहनी, और इसमें जो संधि है वो कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। दो मात्राएं निकल के आ रही हैं इसमें। ठीक है, दो मात्राएं जहां आपको मिलेंगी वो कैसी होगी, वृद्धि संधि होगी वहां पर। नेक्स्ट, अनायास में समास है। अनायास में समास है, कौन सा है अनायास में, तो अनायास में समास है हमारा नज समास। कौन सा होगा, नज। ये जो नज समास है ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, यानी ये नज तत्पुरुष समास होता है जहाँ पर कोई निषेधात्मक बात हो। ठीक है, कैसा पद हो, कोई निषेधात्मक पद हो, तो वहाँ पर कैसा होता है, नज समास होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और हम लोग एक आध और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अनाचार जो हो गया, अनाचार क्या है, यहाँ पर भी नज समास होगा। अनाचार का मतलब होगा इसका ना आचार। ठीक है, तो आगे क्या निषेधात्मक जो पद है वो निकल कर आ रहा है। ठीक, ऐसे अनुचित हुआ, अनुचित में ना उचित। ठीक है, अनुचित में क्या होगा, ना उचित, तो ये भी हमारा नज समास होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। लोकोक्ति बताना है, कह रहे अंक भरना, ये तो मुहावरा है। आस्तीन का सब, ये भी मुहावरा है। यहाँ पर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्राह्म भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, ये पूर्ण ब्राह्म है, ये अल्प ब्राह्म है, योजक चिन्ह ये नहीं है, योजक चिन्ह ये होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी उद्धरण चिन्ह ये सही है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह ऐसे ही लगाया जाता है। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर जो मिश्र वाक्य हो गया वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, मैंने सुना है कि आपके देश में कैसा अच्छा राज प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25वां है तू करता तू भया, तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कह रहे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। ठीक है, तो पिछला जो अभी हमने आपको एक पिछला जूनियर असिस्टेंट का एक प्रैक्टिस सेट लगवाया, उसमें भी इस रस के बारे में बताया कि ये जो है शांत रस का उदाहरण है। किसका है, ये शांत रस का उदाहरण है। इसमें हमारे जो शांत रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, वो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है काय का है। ये जो जूही की कली है
वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये जूही की कली कविता है निराला जी की, वो है हमारी किसका? ये मुक्तक छंद है। कैसा है? ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को आते ही होगा। तरनी तनुजा तट तमाल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परसन हेतु मनाए में। इस कविता की जो प्रथम पंक्ति कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? हम देख रहे हैं यहाँ पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियाँ हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये यशोधरा की हैं। किसकी? यशोधरा की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो यशोधरा के लेखक हैं कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त हैं। और ये जो यशोधरा हैं ये महावीर भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी उनके जीवन पर आधारित ये एक रचना है। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने कह रहा है कि क्या नहीं लिखा है इसमें से? तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा तो ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया, ये तो है ही मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, यहाँ पर जो साकेत है ये भी है, और जयद्रथ बध जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है कामायनी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसकी है रचना? ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक रचना है एक बूंद सहसा उछली, कह रहा है कि ये किस विधा की रचना है? तो ये जो रचना है वो है यात्रा वृत्तांत है। ये कैसा है? ये यात्रा वृत्तांत है। किसका? अज्ञेय जी का। किसका है ये? अज्ञेय जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम पहले भी मैंने आपको बताया है। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है वो किसे मिला है? वो निराला जी को मिला है। किसे मिला है? सॉरी, ये मिला है हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को। किसको मिला है? सुमित्रानंदन पंत को मिला है। इनकी एक रचना थी कौन सी? चिदम्बरा। पंत जी की एक जो रचना है चिदम्बरा, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं, ये जो पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमने इसमें आपकी जो करंट है वो भी है, साथ ही इसमें स्टैटिक जी के, संविधान, मतलब पूरा जो सिलेबस है एज पर दी पैटर्न आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये संयुक्त अभ्यास है किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम है बोंगो सागर 23 और एक कॉर्पेट का ये आयोजन जो कहाँ किया जा रहा है वो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। फिर है क्वेश्चन कि भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है?
तो वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है मैट्स या 6000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर है कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? कोरिया ओपन 2023 खिताब अपने नाम किया है, तो ये किया है किसने? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। कह रहे हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? गुजरात सरकार की जो राज्य मछली है कह रहे किसे घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है किसको? घोल मछली को। घोल मछली को राज्य मछली उन्होंने घोषित किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 42वां क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन सा? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड, कौन सा? ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, वो हैं कौन है? सुधा मूर्ति। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43वां है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो एनसीआर में शामिल है वो है हमारा शामली जिला। ठीक है, कौन सा है? शामली जिला है। और उत्तर प्रदेश के जो टोटल कितने 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट जो है वो किया गया था पारित कब? 1948 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1948। फिर कह रहे हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, ये भी सही है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, ये भी सही है। देख रहे सारे जो यहाँ पर कूट वो दिए हैं, कूट वो कैसे हैं? सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 46वां। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 महाजनपद जो हैं वो किस में थे? उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, 47वां है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है हमारा थारू। ठीक है, थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, और ये जो जनजाति है मुख्यतः महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में ये निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये कवयित्री जो हैं महादेवी वर्मा जी, इनकी जो रचनाएं हैं तो जो प्रकृति के ऊपर इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के प्रति इनका प्रेम अटूट था। और ये जो कवयित्री हैं वो कहाँ की थी? फर्रुखाबाद की। कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री
का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक तो ये दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो पुरस्कार है, ये जो पदक है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसको छोटा करें। कह रहे कि बोबली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही है। बोबली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये भी सही है, तो एक सही है और दो सही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 51वां, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्यात। क्या है? क्यात जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कह रहे कि नायरा जो है, नायरा कहाँ की? ये नाइजीरिया की है। नायरा जो है वो नाइजीरिया की मुद्रा है। ठीक। रियाल है हमारी कहाँ की? रियाल ओमान की है। रियाल कहाँ की है? ओमान की है। और क्रोन है हमारी जी नॉर्वे की। नॉर्वे की क्या है? क्रोन है। आगे बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो प्लेइंग टू विन नामक जो आत्मकथा है वो है किसकी? साइना नेहवाल की। किसकी है? साइना नेहवाल की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कभी कभार सचिन तेंदुलकर की भी पूछ ली जाती है, तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट इन माई बे। प्लेइंग इट माई बे, ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है। और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। कपिल देव की है स्टेट फ्रॉम माई हार्ट। स्टेट फ्रॉम माई हार्ट, ये है किसकी? कपिल देव की आत्मकथा। 53वां है कि पारंपरिक नृत्य गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? ये गोटी पुआ जो है एक पारंपरिक नृत्य है। कह रहे इसका संबंध किस राज्य से है? तो गोटी पुआ भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 54वां है कि भारत स्काईकिंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्काईकिंग और पर्वतारोहण जो संस्थान है वो है हमारा कहाँ पर? गुलमर्ग में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुलमर्ग में। आगे बढ़ते हैं, 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो पवन ऊर्जा होती है, यानी पवन से बिजली पैदा करने में ये जो देश है विश्व में पहले स्थान पर आता है। ठीक है। इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हवाएं सबसे अधिक चलती हैं, तो जो पवन से चलने वाली पवन ऊर्जा है वो यहाँ पर सर्वाधिक वो लोग बिजली बनाते हैं। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? ठीक है। मतलब जहाँ पर निजी व्यक्तियों के हाथों में स्वामित्व होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर कैसी पूंजीवादी व्यवस्था होगी, यानी जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के हाथों में क्या होगा? पूरा कमान होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है, जीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? तो जीएसटी की जो अधिकतम दर होती है, देखिए जीएसटी के कितने कौन कौन से स्लैब हैं? 5% है, एक 12% है, 18% है और 28%। ये 4 स्लैब इसके होते हैं जीएसटी के। ठीक है। तो सबसे अधिक वाली जो है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है कि जीएसटी की जो सबसे अधिक वाली दर है वो है कितनी? 28%। ठीक, 28%। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है?
तो तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है वो है किसके, त्रिपुरा के। ठीक है, त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, इसलिए इसके तीनों ओर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, एक ही राज्य में विस्तृत है, तो वो है कौन, अजंता। अजंता की पर्वत श्रेणी। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में ये फैली हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जानते हैं, बादे की भूमि के रूप में जानते हैं, वो उस द्वीप का जो नाम है वो है मिंडानाओ। क्या नाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिंडानाओ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्थल दिए हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर पहला दिया पिग्मी। ठीक है, पिग्मी को कह रहे हैं कि कांगो बेसिन, सही है। अंगामी नागालैंड, ठीक है, अंगामी जो है वो नागालैंड में बता रहे हैं लोग, तो ये भी सही है। ठीक है, और एनु जो है वो जापान में, किर्गिज यहाँ पर कह रहे हैं सूडान में, तो किर्गिज ये है हमारा सूडान में नहीं है। ठीक है, किर्गिज जो है वो है कहाँ पर, मध्य एशिया में। किर्गिज है मध्य एशिया में। 62वां प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया और ये कौन से तीर्थंकर बने, तो ये बने 23 में। ठीक है, 23 में जैन धर्म के तीर्थंकर बने। 24 में थे महावीर स्वामी। ठीक है, 23 में कौन, 24 में थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक, प्रथम कौन था जैन धर्म में, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रथम थे ऋषभदेव, याद रखना आप लोग, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, और आखिरी यानी 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे हमारे महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। यदि आप लोग कभी आगरा घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो लाल किला है आगरा का, उसमें एक मोती मस्जिद है। तो उस मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था किसने, शाहजहाँ ने। किसने कराया था, शाहजहाँ ने कराया था। राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये जो घटना हुई थी 1922 में, चौरा चौरी की घटना। ठीक है, चौरा चौरी की घटना हुई थी। इस घटना की वजह से उन्होंने, कहाँ पर हुई थी ये, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में ये घटना हुई थी। इस घटना की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, 65वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। ठीक है, तो जो लाल बाल पाल हैं ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ठीक है, कांग्रेस था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके गरम दल के नेता थे ये, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, लाल में थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल कौन थे, लाला लाजपत राय थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छियासठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी।
तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है जो वो आई थी कब, ये आई थी 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 67वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। भाग 1 में कहा जाता है कि भारत जो है वो क्या होगा, एक संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। भाग 2 में आ जाता है हमारा नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 4 में आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के डीपीएसपी आते हैं ये। ठीक है, डीपीएसपी। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कह रहे हैं कि अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय में जो कह रहे हैं कि न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित, तो वो होती है 34। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 34। ठीक है, कितनी होती है, अधिकतम 34 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था का मतलब कि संविधान में जिसका जिक्र ना हो। ठीक है, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, तो वो संस्था जो है वो है हमारी नीति आयोग। ठीक है, क्या है, नीति आयोग। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जानते थे 2014 में। ठीक है, 2014 में तो मोदी जी आए थे, 2015 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, तो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट, कह रहे कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो जीएसटी का जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो जीएसटी काउंसिल होती है, उसका होता है चेयरपर्सन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यानी प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि जैसे ही जब इसका लोकसभा का गठन होता है तो स्टार्टिंग में जो शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सदस्यों को, है ना, सदस्यों को जब शपथ दिलाई जाती है तो उसमें एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस अध्यक्ष सदस्य शपथ दिलाने के लिए अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रोटेम स्पीकर की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और ये नवनिर्वाचित सदस्य मतलब जो नए लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72वां प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो कह रहे कि पीएच मान है वो कितना होता है, तो कई बार पढ़ा है दोस्त, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। 7 से जो इस तरफ वाले होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब 7 से कम होता है पीएच वैल्यू, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं। तो हमारा रक्त कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। 73वां है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है। इनमें से बैक्टीरियल रोग कौन सा है, तो बैक्टीरियल रोग है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, कुष्ठ रोग बैक्टीरियल रोग है। कैसा है,
ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक, नेक्स्ट, मलेरिया ये वायरस से फैलता है। ठीक, फिर कह रहे कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस में कह रहा है कि कौन सी गैस एक प्रमुख घटक है, तो वो होती है हमारी CH4 यानी कि मीथेन। CH4 मीथेन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज की जो श्रृंखला है उसका अंतिम प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।